नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीसी मेड सिंपल चैनल में। और आज हम देख रहे हैं सीसैट राइट अप्रोच सीरीज़। और उसमें जो आज का टॉपिक है वो इम्प्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स अबाउट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किस चीज़ को सुझाव करना, वो क्या बारे में सुझाव कर रहा है। और उसका एक इंग्लिश में बोलते हैं उसको व्हाट डज इट एक्सप्रेस। और स्टेट इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहा है, या फिर व्हाट डज इट सजेस्ट एज अ लॉजिकल कंसिक्वेंस। और सिंपल लैंग्वेज में वो क्या हिंट दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। और जब इम्प्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है राइट लॉजिकल अप्रोच से, तो वो देखने के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 के दो क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 51। और उसके लिए जो पैसेज दिया है यूपीएससी ने वो हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे। Scientific knowledge sorry, scientific knowledge has its dangers, but so has every great thing. Over and beyond the dangers with which it threatens present, it opens up as nothing else can. The vision of a possible happy world, a world without poverty, without war, with little illness. Science, whatever whatever unpleasant consequence it may have, by the way, in its very nature is a liberator. तो आखिरी में जो ये पॉजिटिव टोन बात कर रहा है, तो इसका मतलब है साइंस के बारे में उसके कुछ तो भी अच्छे ख्याल है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। पहला देखते हैं हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। हो सकता है साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड, बट इट इज also the only major threat। हो सकता है a happy world is not possible without science। ऐसा नहीं बोला है उसने। हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विथ और विदाउट साइंस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका टोन पॉजिटिव है। तो ये क्या, साइंस के बारे में निगेटिव तो बात ही नहीं करेगा, राइट। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ साइंस के बारे में बात कर रहा है। वो साइंस के बारे में बात करते समय बोल रहा था कि उसके कुछ अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज भी है, तो इसलिए ओनली हैप्पी वर्ल्ड साइंस से आ सकता है, ये भी गलत होगा। अब हम बचे हैं ए और बी में। अब बी में क्या है कि साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड। तो ये अगर सेंटेंस हम देखेंगे इट ओपन्स अप एज नथिंग एल्स कैन, तो इसका मतलब होता है कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये पहला पार्ट तो सही हो गया। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। बट इट इज ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। तो ये क्या बोल रहा है कि साइंस ये जो है ओनली मेजर थ्रेट है, दूसरा कोई मेजर थ्रेट ही नहीं है। लेकिन हम पहली लाइन अगर ठीक से पढ़ेंगे तो साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरी ग्रेट थिंग। तो वो क्या बोल रहा है, एवरी ग्रेट थिंग हैज सम काइंड ऑफ डेंजर्स और थ्रेट्स। तो इसका मतलब जो है कि ओनली साइंस जो है तो मेजर थ्रेट है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि सेकंड लाइन में ओनली मेजर थ्रेट साइंस को बोला है। तो बचा है हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ए, हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। अगर इसको हम ठीक से पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, द विजन ऑफ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। तो क्लियरली यहां से तो लग नहीं रहा है कि उसका ड्रीम है या कुछ है। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हिंट पूछ रहा है, इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। डायरेक्टली पैसेज में क्या दिया है वो नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर सही है। और दूसरी बात, बाकी के ऑप्शन इलिमिनेट करने के बाद हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, इसलिए आंसर ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा पैसेज पढ़ लेंगे। द आर्कटिक वास्ट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिश एंड मिनरल्स आर नाउ एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ ईयर, बट unlike Antarctica, which is protected from exploitation by the Antarctic Treaty framed during Cold War and is not subject to territorial claims by any country, there is no legal regime protecting the Arctic from industrialization, especially at a time when the world craves for more and more resources. The distinct possibility of ice free summer has prompted countries with Arctic coastline to scramble for great chunks of the melting ocean. अब देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। पहला बोल रहा है इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज।
ऐसा बिल्कुल, ये सिर्फ जनरल बात कर रहा है, इंडिया के बारे में कुछ बात ही नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन द जियोपॉलिटिक्स, हो सकता है। आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच, बिल्कुल गलत है, ये जनरलिस्टिक कर रहा है, ऐसा किधर पैसेज में मेंशन किया ही नहीं है कि जितने रिसोर्सेस आर्कटिक में वो सब फुलफिल करेंगे फ्यूचर के नीड्स को और रिसोर्स क्रंच को, ऐसा बोला ही नहीं है। द आर्कटिक रीजन हैज मोर रिसोर्सेज देन अंटार्कटिका, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कंपैरिजन अंटार्कटिका के साथ किया है वो क्या कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन किया है नो लीगल रेजिम प्रोटेक्टिंग द आर्कटिक फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि अंटार्कटिका के लिए है, क्योंकि अंटार्कटिका में एक ट्रीटी है, तो कंपैरिजन ट्रीटी के बारे में किया है, कंपैरिजन रिसोर्सेज के बारे में नहीं किया है, इसलिए ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास बचता है बी, मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स। अब ये इम्प्लीकेशन है, इसलिए डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट आंसर नहीं होगा, तो हमको हिंट मिलेगा कहाँ से, स्क्रैम्बल फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ मेल्टिंग आइस। स्क्रैम्बल हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि लोग भागदौड़ करते हैं किस चीज के पीछे, तो किस चीज के पीछे, जब मेल्टिंग होगा तो जहां पे रिसोर्सेस ओपन हो जाएंगे आर्कटिक के, तो सब लोग उसके पीछे भागेंगे और दैट विल लीड इन द चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स, राइट। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर 2019, उसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is most definitely implied by the above passage। तो ये भी इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे, हम थोड़ा ब्रीफ में पैसेज पढ़ लेते हैं, एक्चुअली हमने पहले पढ़ा भी है। 2019 का है, विद द डिजिटल फेनोमेना रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल सेक्टर्स, इट इज लिटल सरप्राइज दैट ग्लोबल ट्रेड negotiations are now eyeing digital area in an attempt to preemptively colonize it. Big data is freely collected or mined from developing countries and converted into digital intelligence in developed countries. This intelligence begins to control different sectors and extract monopoly rents. A large foreign company providing cab service, for instance, is not a network of cars and drivers, it is digital intelligence about commuting, public transport, road transport, city events, पर्सनल बिहेवियरल कैरेक्टर्स, ये सब एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा है, वो चीज को प्रूव कर रहा है क्या, कि बिग डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल वर्ल्ड में और डिजिटल एरिया में और नए फ्यूचर में। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बात कर रहा है, बिग डेटा इज अ की रिसोर्स इन डिजिटल स्पेस, हो सकता है। बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डेटा, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये ऊपर ही बात किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सेस टू बिग डेटा इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ डेवलप कंट्रीज, ऐसा बिल्कुल बात नहीं किया है। एक्सेस टू एंड पोजीशन ऑफ बिग डेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के बारे में बात ही नहीं किया, उसने बिग डेटा के बारे में बात किया है, और इस सेंटेंस में उसने फोकस डेवलप कंट्री के ऊपर दिया है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, इसलिए आंसर है ये, बिग डेटा इज अ की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Question number 46, 2019. Which of the above passage seems to imply that, ये implication ही पूछा है, तो अब पढ़ते हैं। The vast majority of Indians are poor with barely 10% employed in the organized sector. We are being convinced that vigorous economic growth is generating substantial employment, but this is not so. इसका मतलब क्या है, हमें कन्विंस किया जा रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा है। वेन आवर इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग एट 3% पर ईयर, वही उसने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो उसका मतलब वही है। तो अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पता नहीं है। मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप with labor intensive natural resource based livelihood, हो सकता है। सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, हो सकता है। लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं किया कि वो विलिंग है या नहीं है,
तो हम 4 को उड़ा देंगे, 4 गया 4 गया, अब बचा 1 2 3 एंड 1 एंड 2। तो हमको सिर्फ 3 के बारे में ही सोचना है। सर्विस सेक्टर ने इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, और वही उसने बात किया था कि जब हमारा ग्रोथ 3% हो रहा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, तो एम्प्लॉयमेंट 2% से ग्रो हो रहा था, और जब इकोनॉमी 7 और 8% पे था तो एम्प्लॉयमेंट क्या था, द रेट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्चुअली डिक्लाइंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर्विसेज सेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग लेबर और एम्प्लॉयमेंट, राइट। इसलिए 3 भी चाहिए, इसलिए आंसर है सी, राइट। आगे बढ़ते हैं 2020 जो डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था, उसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन इंडिया, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट implied in the पैसेज पढ़ते हैं। इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर बट is only going to construction and unregistered manufacturing, which are not markedly better jobs. Services where labor tends to be most productive are not generating additional jobs of the country needs. हमने अभी अभी जो इसके पहले 2019 का पैसेज देखा, उसमें भी उन्होंने वही बात किया था। India will need 24 million or so jobs over next decade. The new sector, e-commerce, can at best close only half of the job gap. Right? वो क्या बोल रहा है, इंडिया का जो जॉब गैप है उसमें से आधा जो है तो ये ई कॉमर्स से आ सकता है, राइट। ओनली दोज सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हब। और क्या बोल रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है तो अदर हब जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो फुलफिल कर सकता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। माइग्रेशन के बारे में बात ही नहीं किया, बिल्कुल बकवास है। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव, हो सकता है, अच्छी बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है। सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल गलत है, वो बढ़ा रहा है सर्विस सेक्टर। हमने अभी अभी बात किया कि वो सर्विस सेक्टर वेयर लेबर टेंड टू मोर आर नॉट जनरेटिंग एडिशनल जॉब्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन, अब ये सोशल सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो हम बचे हैं बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में। बी में क्या बात कर रहा है, द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो वो क्या बोल रहा है कि लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन में, तो उसको हम थोड़े से वर्किंग कंडीशन अच्छे कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये आधा हाफ सॉल्व होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कुछ सोल्यूशन नहीं है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सोशल सेक्टर में क्या आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो लार्ज स्केल जॉब्स क्रिएशन हो जाएगा, जो हाफ नीड है, क्योंकि 12 मिलियन जो है ई कॉमर्स से आ चुका है, आएगा, और जो 12 बाकी है तो वो हेल्थ एंड एजुकेशन मतलब सोशल सेक्टर से आ सकता है, राइट। तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन है 2020 का। सॉरी 22nd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। अब क्या कीजिएगा, आप थोड़ा पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैंने ये पढ़ लिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। डायरेक्टली ऑप्शन की तरफ आते हैं। इंटरलिंकिंग रिवर्स शुड बी अंडरटेकन, तो इससे क्या होगा, एक जगह पे जो ड्रॉट आ रहे हैं, एक जगह पे जो फ्लड आ रहे हैं, फ्लड का जो पानी ड्रॉट की तरफ लाए तो ये पानी कम हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। और ये करने के लिए क्या जरूरी है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, क्योंकि ये इंप्लीकेशन की बात कर रहा है, आपको कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये भी सही हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला। A network of dams and canals should be built across the country for proper distribution of water, ये भी सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि इस पैसेज में आप अगर देखोगे तो वहां पे क्या है, the need for holding rainwater in reservoirs and for subsequently releasing it for use over the year is a necessity nobody can afford to overlook, मतलब ये कंपलसरी है कि क्या, रिलीजिंग करने के लिए, और रिलीज करने के लिए क्या जरूरी होता है,
रिलीज करने के लिए जरूर है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो ये भी सही हो गया। एक और दो चाहिए चाहिए, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे एक नहीं है, तो बचा सिर्फ एक एंड दो, राइट। इसके बारे में तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे भी 3 से ज्यादा ऑप्शन आएंगे वहां पे इलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी। अब हम आगे की भी पढ़ते हैं। फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन्स फॉर डिगिंग बोरवेल्स, नॉनसेंस ऑप्शन है, बोरवेल के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। यूजेस ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ, लॉ के बारे में कुछ बात ही नहीं किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर अमंग रीजन्स शुड बी रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात एक आपके जानकारी के लिए बताता हूं, जब भी ऐसा आएगा ना रेगुलेशन यूनियन गवर्नमेंट के पास दो या फिर पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास दो, तो वो निगेटिव टोन हो जाएगा। क्योंकि अगर टेंडेंसी देखोगे आप गवर्नमेंट की, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की है टुवर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आप कोई पावर देते हो तो दैट इज पॉजिटिव ओरिएंटेड, और मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव ओरिएंटेड आंसर होते ही नहीं है। निगेटिव मतलब नॉट वाले नहीं बोल रहा हूं मैं, उसका टोन जो है वो निगेटिव होता है। निगेटिव टोन रहेगा तो यूपीसी उसको नहीं देगा। ऐसे ऑथर का पैसेज लेगा ही नहीं जिसको कुछ तकलीफ है अच्छे चीजों से। अगर कोई बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग कीजिए और वो बिल्कुल गलत बात है स्पेंडिंग करना, तो वो टाइप का पैसेज यूपीसी ही नहीं डालेगा। इसलिए लॉजिकली जो आपको करेक्ट लगता है वो ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है। लॉजिकली अगर कोई चीज करेक्ट नहीं है तो वो आंसर होगा ही नहीं, राइट। अब हम ये था रिगार्डिंग इम्प्लीकेशंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।